हम लोग यहाँ पे आ गए ना, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं। ये बोलता है कि आप ये देखो कि जो ये जो हिस्सा है ना टेबल का, ये वाला हिस्सा, ये है पी ब्लॉक। इसमें भी जो आखिरी वाली चेन है ना, इसको नहीं मानता। ये जो है हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। वैसे तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसको जल्दी मानता नहीं है, हीलियम, नियोन। ठीक है। इसके अलावा ये है, इसको याद करना, सबसे पहले इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। याद करने में क्या है, सबसे पहले है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, आवाज आ रही है? ये जो है ये 18th ब्लॉक, 18th कॉलम है। ऐसे कॉलम और ऐसे रो, ये रो है और ये कॉलम। तो टेबल में 13 नंबर से लेकर 18 नंबर तक ये है पी ब्लॉक। 13 नंबर कॉलम से लेकर के और 18th नंबर कॉलम तक ये है आपका पी ब्लॉक। अब क्या कहता है जी? अब कहता है कि जी, जैसे मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये है, एक तो आपके पास आएगा हीलियम, ये हो गया ना, हीना, नीना और करीना का एक्स रंगीन। दूसरा हो गया फेस, सी बी आई, सी बी आई होती ना, एट होम। तो क्या कहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन। फिर यहाँ पे ओ, ओसामा से टी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। ठीक है जी। ये है फेस, ये टेबल नंबर ये 18th है, ये 17th है, ये 16th है और ये आएगा 15th। 15 नाना, पापा, आंटी सब बीमार। ये टेबल आपको याद है क्या? नाना, पापा, आंटी आज सब बीमार। फेस, सीबीआई एट होम, ये हो गया साहब 15th। फिर आएगा 14th, कार्बन, सिंह जी शेरे पंजाब। कार्बन सिंह जी शेरे पंजाब। और उसके बाद आएगा 13th। 13th में क्या आएगा जी? बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। ठीक है जी। आपको ये याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो आपको याद करा देते हैं। पहला क्या है, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम,
जर्मेनियम, इंडियम, थैली। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। ठीक है जी। ये जरूरत पड़ेगी याद कराने की, आप लोग को याद हो जाएगा ये अपने आप से। दूसरा है कार्बन, सिंह जी, शेरे पंजाब। कार्बन, सिंह, जर्मेनियम, शेरे पंजाब। शेरे। देखो बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर खड़ा है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अल्लाह आप इसको सोचोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे कुछ। है ना। नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। नाना, पापा, आंटी, सब। ठीक है जी। तो पहली बात, एलिमेंट कहाँ पर है, ये है आपका 15th। ठीक है जी। अब हम यहाँ बात करते हैं शुरू से। ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 17। क्या कहता है, कहता है इन क्लास 11th, ये लोग आपको पढ़ाया है हमने 13 से 18 वाला। इसकी कंफ्यूजन का NH2 NP1, NH2 NP1 2। मान लो, अगर मान लो हम थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, मान लो हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं 15th की। तो 15 का नंबर क्या है, नाइट्रोजन नंबर कितना है। अब ये एटॉमिक नंबर आपको याद करना है भाई। ये हो गया 1s2, 2s2, 2p। तो ये कौन से रो में है, ये सेकेंड रो में। ये क्या बता रहा है आपको, सेकेंड रो। इसके पास क्या है, 3 एलिमेंट हैं इसके पास, और 2 इसके पास है, यानी 5 हो गए। तो 5 दे सकता है, 3 ले सकता है। मान लो आप बात करते हो एल्यूमिनियम की, नंबर कितना है इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। फिर 3s2। तो ये जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक में दिखा रहा है आपको। अब मान लो किसने आपको, अभी मान लो 3p1 है ना, तो कौन से ग्रुप में आएगा ये आएगा इसके 2 जोड़ो। हाँ, इसके 2 जोड़ो और इसके 1 जोड़ो। ठीक है जी। और यहां से 2 + 10 जोड़ो। तो 2 + 10 प्लस यहां से उतारो 2, प्लस यहां से उतारो 1, कितना हो गया। हम्म 13 कैसे हो गया ये, 15 दिखा रहा है तो यार। अच्छा, फिर इसके ये वाला 2 नहीं लेंगे। हाँ, ये ले लेंगे ये। जैसे मान लो, नहीं, ये जो मैंने बताया ना कि आपको एटॉमिक वैलेंसी देख के ग्रुप नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन बेसिकली डी ब्लॉक में पूछता है। डी ब्लॉक में थोड़ा काम पेचीदा हो जाता है, मैं बताऊंगा कैसे। डी ब्लॉक में इतना पेचीदा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पूछता भी नहीं है। ठीक। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NP1 से 6। NP0 नहीं होगा। NP0 अगर है तो वो पी ब्लॉक का कैंडिडेट नहीं है। दोबारा समझें क्या कहता है। कहता है ही एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम क्या है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन।
The properties of p block elements, like any other element, are greatly influenced by atomic size, ionization energy, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड। क्या कहता है? कहता है कि थोड़ा सा यहाँ पढ़ाता हूँ आपको। कहता है कि किसी भी एटम में ये जो बाहर वाले हैं ना, ये ही रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में इनका ही पार्टिसिपेशन होता है। तो इनका बहुत फर्क पड़ता है किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन पे। मतलब कहता है किसी भी एलिमेंट के आउटर एलिमेंट्स, आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, उनका प्रभाव पड़ता है। आउटर की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आउटर में कितने हैं। क्या कहता है, दोबारा समझेंगे। कहता है एटम के अंदर कितने हैं, ये तो एक अलग बात है ही है, लेकिन जो आउटर में है ना, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाँ, या वैलेंस के शेल, या तो खाली शेल और या भरी शेल। लेकिन जो आउटर मामला है ना, पार्टिसिपेट वही करता है। आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आउटर शेल के बारे में नहीं पता, तो आपको रिएक्शन के बारे में नहीं पता। उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर आपको आउटर इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में पता है, और कुछ खास बातें भी आपको पता होनी चाहिए, बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये सोडियम था। सोडियम का नंबर कितना आता है? 11, 2, 8। अगर Na+ कर दूंगा तो कितना साइज हो जाएगा? तो इसका साइज मान लो 180 पिकोमीटर था, तो इसका साइज कितना हो जाएगा? 90 पिको। देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर आपको समझ में आ गया कि पीरियोडिक टेबल है या पी ब्लॉक है, तो आपको अगर ये समझ में आएगा ना कि एक साइड, एक कटायन के जाने से, एक कटायन नहीं गया है, आउटर शेल गई है। क्या गई है? जब आउटर शेल जाएगी किसी भी एटम की, किसी भी कटायन की, तो शेल जाने से साइज कम से कम आधा तो हो ही जाता है, अमूमन आम तौर पर। ठीक है। वहीं मान लो मैं आपको बोल दूं एल्यूमिनियम है, तो नंबर कितना है इसका? एल्यूमिनियम प्लस कर लोगे तो 12 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम 3+ बनाओगे ना, 2, 8, और शेल खत्म हो गई। तो अब सोडियम का भी यही था। साइज किसका बड़ा होगा? इसका तो ने बताया है 90 है। इसका कितना होगा? इसका होगा करीब करीब 60। सेम साइज नहीं होगा, बताता हूँ कैसे नहीं होगा, अभी समझाऊंगा मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि साइज सेम है, बड़ा है, छोटा है। वो तो आपको पता होना ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ कितनी हद तक छोटा है, कितनी हद तक बड़ा है। मैं ये तो बता ही नहीं रहा हूँ आपको कि छोटा बड़ा, वो तो आपको आना ही चाहिए। हम मान के चल रहे हैं कि 11th में आप लोगों ने सीख लिया होगा। मैं तो उसके इरादा बात कर रहा हूँ
कि आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कितना छोटा होगा। जैसे बता रहा हूँ आपको, ये क्लोरीन है, इसका नंबर है 2, 8 और 7। इसका साइज करीब करीब 90 मान लो है, मान लो 90। तुमने बना दिया क्लोरीन नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसमें, और शेल पूरी भर गई। जब ये शेल पूरी भर गई, तो साइज बढ़ के पता कितना हो गया, 180 पिकोमीटर। देखो, कंप्लीट शेल में और इनकम्प्लीट शेल में बहुत अंतर है। क्लोरीन का क्या है, 2, 8, 7, और क्लोरोनाइड का क्या है, 2, 8। ये क्या है, ये फुल्ली भर गई, क्या है ये? ठीक। कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है, आवाज आ रही है क्या? कहना ये चाहता है आपको कि अधूरी शैली अधूरी है ना, और ये पूरी। तो अंतर जो है दुगने का अंतर है बाबू। तो बढ़ती है, बढ़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम लेगा तो क्या बनाएगा वो, एनायन। और एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से ज्यादा होगा ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? अगर कोई एटम है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो कैटायन बन जाएगा। और एटम का साइज बड़ा होगा कैटायन से, लेकिन ये कम से कम आधा तो हो ही जाता है, ये बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब कोई कैटायन बनता है तो साइज काफी घटता है, जब कोई एनायन कंप्लीट शेल कर लेता है तो साइज काफी बढ़ता है। ये बातें आपको 11th में हमने सिखा दी हैं। दोबारा समझें। कहता है द प्रॉपर्टीज of p block elements like any other atoms are greatly influenced by atomic size। साइज की बात कर रहा हूं ना मैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि वो क्या मान रहा है, वो ये मान रहा है कि आपको एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब की जो कहानी है 11th वाली, वो याद होगी। इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन मैं सिखाता हूँ धीरे धीरे, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। द absence ऑफ डी ब्लॉक ऑर्बिटल इन द सेकेंड पीरियड। देखो, अब फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये कौन सा है, सेकंड रो। ये क्या है, अब कहना ये चाहता है कि इस रो की जब हम बात करेंगे, तो इस रो के इधर डी नहीं है, इसके है। आपको याद नहीं आ रहा, ये ऐसे है टेबल। हाँ, तो यहाँ डी नहीं है ना। थोड़ा समझे आप कि जो पहली रो है क्या है, बोरोन वाली।
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। थोड़ा समझिए आप क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहता है आपको कि ये जो रो है, पहली रो, ये पहली रो नहीं है प्रैक्टिकली। पहली रो तो ये है, हीलियम वाली। उससे ऊपर तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो गिनता नहीं ना। तो पहली रो कौन सी है? ये कौन सी है? इस सेकेंड रो से पहले कोई डी ब्लॉक नहीं है। ये तो यहाँ टेबल की बात होगी, लेकिन अगर तुम इसे प्रैक्टिकल में देखोगे, प्रैक्टिकल में क्या मतलब हुआ इस बात का? प्रैक्टिकल में मतलब हुआ कि जो भी सेकेंड रो के एलिमेंट हैं, उनके बीच में डी नहीं, ये मान लो डी है। ये क्या है? तो ये तो न्यूक्लियस ही है। ये तो न्यूक्लियस है। ये शेल नंबर वन, शेल नंबर टू। और मान लेता हूं कि ये डी है। डी तो यहाँ है ही नहीं ना। कहता है कि सेकंड रो से पहले, कहता है कि सेकंड रो से पहले डी ब्लॉक नहीं भरा हुआ, जबकि थर्ड में क्या हालत है? जब थर्ड आएगी ना, पहली रो आई, सेकंड रो आई, अब जब थर्ड रो आएगी तो थर्ड रो से पहले एक डी भरेगी, और फिर आएगी आपकी। नहीं समझे? हमने टेबल में तो देख लिया कि पीरियोडिक टेबल की सेकंड रो से पहले डी नहीं आती। अगर आप, ये थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो से पहले, ये सेकंड रो है ना, इस सेकंड रो से पहले डी नहीं आती। और क्योंकि सेकंड रो से पहले डी नहीं आती, और डी क्या है? डी थोड़ी पोरस शेल है। डी क्या है? पोरस। पोरस का मतलब क्या है कि डी की शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ी कम होती है। बताऊंगा, अभी अभी समझाऊंगा आपको, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कीमती बात है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ना, आपके पास तीन चार चैप्टर हैं, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है। ये सब इनऑर्गेनिक के चैप्टर है। क्योंकि ये पहला चैप्टर है, तो उम्मीद करो कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं 11th का सारा बेसिक कराऊंगा आपको। ठीक है, समझो। ये ये होती है एस। एस क्या है? सफेरिकल सिमेट्रिकल। जो गेंद होती है ना, गेंद जिससे बच्चे खेलते हैं, गोलाकार भी है और स्फेरिकल भी है, सिमेट्रिकल भी है। एस एस, ये तो हो गया एस। और ये हो गया पी। पी में कितना नोड है? एक। इसे बोलते हैं नोडल, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब क्या होगा? खाली। तो एस में कोई नोडल प्लेन नहीं है, पी में एक है और डी में डबल है। यही है ना? तो डी डी में क्या है? डबल डबल है। कहना क्या चाहता है कि जिस भी सब शेल में, ये एसपीडीएफ क्या है? ये क्या है? सब शेल। जिस भी सब शेल में नोडल प्लेन कम होते हैं,
उसकी शील्डिंग ज्यादा होती है। उल्टा कह लो कि जिसके पास जितने ज्यादा नोडल प्लेन हैं, ठीक है। नोडल प्लेन है क्या? नोडल प्लेन, अब क्योंकि नोडल प्लेन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है, इसलिए इसलिए ये जो पी ब्लॉक, ये जो डी ब्लॉक है ना, ये वाला, ये शील्डिंग नहीं कर पाएगा इसकी। तो यानी थर्ड शेल जो है, ये थर्ड शेल है ना। अब क्योंकि थर्ड शेल को इलेक्ट्रॉन कितना भी खींच सकते, क्योंकि इसकी शील्डिंग तो है नहीं। ये जो हमारे पास बीच में डी ब्लॉक है ना, क्या कहता है? कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होता है, उसके हिस्से का प्रोटॉन भी यहाँ ऐड हो जाता है। चाहे अंदर ऐड हो, चाहे इसमें ऐड हो, चाहे इसमें ऐड हो, उसके हिस्से का पी तो यहाँ ऐड होता ही है ना। अब जब बीच में डी भरी, तो डी के हिस्से के पी भी आए। जब पी आए तो पी ने इसे खींचना शुरू किया। अब जब डी पोरस है, डी क्या है? कमजोर कड़ी है ना। अब क्योंकि डी थोड़े पोरस हैं, और डी अगर पोरस हैं, डी अगर पोरस है, तो डी का शील्डिंग इफेक्ट, डी की रोकने की शक्ति, शील्डिंग मतलब क्या होता है? बचाने की क्षमता। अब क्योंकि डी पोरस है, डी पोरस क्यों है? क्योंकि डी में नोडल प्लेन ज्यादा है। जब डी में नोडल प्लेन ज्यादा है, तो डी शील्डिंग तो कर नहीं पाएगा। जब शील्डिंग नहीं कर पाएगा, तो जो थर्ड शेल थी, जो कि पहली शेल हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी हो गई। अब क्योंकि शील्डिंग बीच में क्या आ गई? बीच में आ गई आपकी ये वाली डी ब्लॉक। शील्डिंग तो इसने करी नहीं। अब शील्डिंग नहीं करी, तो ये जो ब्लैक वाली हमारे पास थी, ये खिसक के थोड़ी पास आ जाएगी। क्यों पास आ जाएगी? क्योंकि डी ब्लॉक एक कमजोर सबशेल थी, जिसमें हाई नोडल प्लेन थे। हाई नोडल प्लेन थे तो उनकी स्किनिंग नहीं थी, और क्योंकि उनकी स्किनिंग नहीं थी, तो इसलिए अंदर का दबाव, अंदर तो पी बढ़ ही रहे ना भाई। आप डी में लगाओ या कहीं लगाओ, उसको उससे क्या मतलब? तो उसका खिंचाव बढ़ेगा ना। यही वो कहना चाहता है। कहता है सेकंड वाला जो है, सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो में तो कोई डी थी नहीं, और थर्ड रो में डी आ गई। अब थर्ड रो में डी आई, तो डी में इलेक्ट्रॉन आए। डी में इलेक्ट्रॉन आए तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, प्रोटॉन भी बढ़े। इसलिए थर्ड रो का साइज ज्यादा नहीं बढ़ता है। वो कह रहा है कि थर्ड रो में साइज नहीं बढ़ता है किसी भी प्रोडिक्ट टेबल में, क्योंकि क्योंकि बीच में आता है डी ब्लॉक, जो शील्डिंग नहीं कर पाते हैं।
और क्योंकि शील्डिंग नहीं कर पाते, तो थर्ड लेयर है वो अंदर खिंच जाती है। समझे कि नहीं? अब 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। थक गया हूँ ना, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा पढ़ाते हैं, ठीक है? फोन क्लास चालू रखेंगे, क्लास बंद नहीं करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग टूट जाएगी, है ना? तो क्लास को चालू रखेंगे, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। और कोई बच्चा है क्या आज क्लास में? हाँ भाई, तुमको समझ में आ रहा है कि बाकी बच्चों? ठीक है ना? देखते हैं, मैंने आज ये बिना लाइनों वाले पेज बनाए हैं, तो शायद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा। और इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ाई है मैंने अभी, और उसको बोला है कि वो और बढ़ा देगा 1 वीक में। देखते हैं कुछ अच्छा हो जाएगा। डी वाला बताएंगे, ठीक है, होल्ड करो। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में क्या है? 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अंदर से खींच रहे हैं। तो अंदर कितने हैं? ये मत बोलो कि जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे बाहर, वैसे वैसे अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे खींचने के लिए भी। अब अगर बीच में, इसके बीच में अगर डी आ जाता है, मान लो डी आ गया, अब डी की तो क्या हालत है भाई? डी कमजोर है। डी कमजोर है तो न्यूक्लियर ज्यादा खींच लेगा, और तुम अंदर आ जाओगे। कहाँ जाओगे तुम? फाइनली तुम यहाँ आ जाओगे। नहीं समझे? अगर डी बीच में आ जाएगा तो डी की शील्डिंग कम है, और जब डी की शील्डिंग कम है, तो अंदर के न्यूक्लियस से वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बचा नहीं पाएगा। साइज है क्या? साइज दो का झगड़ा है, अंदर के प्रोटॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन झगड़ा करते रहते हैं आपस में। इसका मतलब क्या हुआ? रिपेल करना। ये एक दूसरे को रिपेल करके करके दूर रखते हैं। और अंदर क्या है? अंदर न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है इसको। और बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो बचाते हैं। मान लो जो बीच में आएगा, अब बीच में कुछ तो आएगा ही। मान लो ये आ गया पी वाला, तो पी वाला तो बचा लेता है। लेकिन अगर डी वाला आएगा, तो शायद डी वाला नहीं बचा पाएगा। समझे कि नहीं? कि साइज तो बेसिकली दोनों का निचोड़ है। उधर से खींचता है न्यूक्लियस, इधर से वो आपसी रिपल्शन करते हैं। तो अब जिसके जितनी रिपल्शन पावर है, या जिसकी जितनी अट्रैक्शन पावर है, उससे फर्क पड़ जाता है। ठीक है? तो अब आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने पढ़ा भी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग का मतलब है, शील्डिंग कौन करते हैं? शील्डिंग बाहर वालों की होती है। किससे होती है? इससे होती है। पर शील्डिंग करता कौन है? शील्डिंग करता है बीच वाला। न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग इनकी है।
अंदर से न्यूक्लियस खींच रहा है और बाहर से इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहते हैं, तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता है उससे शील्ड करने को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। दोबारा समझेंगे। तो अंदर से न्यूक्लियस खींच रहा है तेजी से और बाहर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर के न्यूक्लियस से बचाने की कैपेसिटी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचाने को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब दोबारा पढ़ेंगे। कहता है द absence of d orbitals in the second period and presence of d and f orbitals, कहता है द absence of d सेकेंड पीरियड में तो नहीं है ना। सेकेंड पीरियड मतलब क्या हुआ, ये ये पीरियड, यही रो। क्या कहता है, एक तो रो है, एक कॉलम है, एक पीरियड है। तो पीरियड का मतलब क्या, पीरियड का मतलब ये, और रो का मतलब भी यही, और कॉलम का मतलब ये। हाँ, अब पढ़ लो क्या कहता है। कहता है द absence ऑफ डी, सॉरी, the absence of d orbital in the second period and presence of d and f orbital in the starting of the on the probability free। कहता है कि जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बीच में, तो शील्डिंग कम हो जाएगी। अब शील्डिंग कम हो जाएगी तो साइज घट जाएगा, और अगर साइज घट जाएगा तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो क्या कहता है कि साइज अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नहीं समझे, दोबारा समझो। पता है कि साइज को हल्के मत लो, अगर साइज बढ़ गया तो ये घटेगी, साइज घट गया तो ये तीनों बढ़ेंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और तीसरा आइटम क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तीनों साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा ये घटेगी, साइज घटेगा ये तीनों बढ़ेंगी। समझ में आया क्या। अब आपको इन तीनों की डेफिनेशन नहीं आती होगी, या ये नहीं पता होगा ये है क्या, या ठीक से नहीं पता हुआ, इसको बताऊंगा मैं धीरे। इनमें तीनों में डिफरेंस है ना, तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, द absence ऑफ डी, ठीक है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ गया। कहता है हैविंग लर्न द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, आपने ये 13 14 की केमिस्ट्री पढ़ ली है। टोटल आपके पास 6 ग्रुप हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप आते हैं, और 6 ग्रुप में से 2 ग्रुप आपको 11th में पढ़ाए गए हैं। ओके,
यानी अब हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 15। तो ये हो गया नाना, पापा, आंटी। आज नाना पापा आंटी आज सब बीमार। ठीक है, नाना पापा आंटी सब। सिंबल देख रहे हो, एंटी मनी का सिंबल होता है SB। मैं जानबूझ के लोग थोड़ा येलो कलर यूज कर देख रहा था कैसा रहता है। इसका जो सिंबल है वो क्या है, नाना पापा आंटी आज सब बीमार। ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप। अब देखो ये तो सेकंड पीरियड में आएगा, ये थर्ड में आएगा नहीं, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा। हाँ, तो यहाँ पे डी ब्लॉक आ चुका है, नहीं आ चुका क्या, 15 नंबर है क्या फास्फोरस का, तो इसमें आ चुका होगा। तो यहाँ जब डी ब्लॉक आएगा तो जाए साइज बढ़ना चाहिए था और साइज बढ़ेगा नहीं। क्या कहता है, अलोंग द रो को बोलेगा पीरियड। मैं रो बोल दूं, ये पीरियड बोल दूं, अलोंग द पीरियड डाउन द कॉलम ग्रुप, इसे क्या बोलता है, कॉलम। ये क्या बोलेगा, ग्रुप। डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। अब हमें ये पता है कि जब हम डाउन द पीरियड जाएंगे, जैसे नाना पापा आंटी आज सब बीमार, तो साइज बढ़ना चाहिए था ना। नहीं समझे, दोबारा समझेंगे। जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो ये ग्राफ ऐसा बनना था, ये ऐसा ना बन करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब इस सेकंड वाले का साइज और थर्ड वाले का साइज कैसा हो गया, बराबर हो गया। क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया डी, इसमें आ गया डी। और डी के आने से क्या हुआ जी, डी के आने से ये हुआ कि साइज ऐसे बढ़ेगा, ये पहला, ये दूसरा, और ये ही तीसरा, और ये चौथा, और ये चौथा। ये ये जो है ना, ये साइज, नहीं समझे। डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, सबको पता है। साइज अलोंग द पीरियड घटता है। जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना अलोंग, इसका मतलब क्या, ऐसे या ऐसे, इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। मैंने वर्ड यूज कर दिया अलोंग द पीरियड, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया अलोंग द पीरियड, का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट ऑटो में हो गया। कोई दिक्कत,
लेफ्ट टू राइट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट, ऑटो में आ गया। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। ऑटो में बात समझने वाली बात है। तो क्या कहता है, दोबारा देखेंगे हम। कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, तो नाइट्रोजन क्या है, प्योर नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। आर्सेनिक क्या है, मेटलॉइड। मेटल क्या होता है, दो वर्ड है ना, नॉन मेटेलिक, टू मेटेलिक। पहले आएगा नॉन मेटल, फिर आएगा मेटेलॉइड, फिर आएगा मेटल। तो ये अनोखा है, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटेलॉइड भी है। मतलब क्या कहता है कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बाबू, नीचे की तरफ जाएंगे ना, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो साइज बढ़ जाएगा। और जब साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ने से होगा ये, साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, हाँ, साइज बढ़ने से होगा ये कि इलेक्ट्रॉन, जो किनारे वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये किनारे वाले ऑक्सीजन, वो उतने मजबूत तो रहेंगे नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारे डी भी आएंगे, एफ भी आएंगे। तो क्या होगा कि वो ऊपर देखो, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, तुमको पहले ये बताना पड़ेगा। नॉन मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, लेना चाहते। मेटल एक नॉन मेटल, मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। नॉन मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहते। और मेटलॉइड कौन से हैं, जो बीच में है। तो जब हम डाउन द पीरियड जाते हैं, वेन एवर वी गो डाउन द पीरियड, डाउन द पीरियड नहीं, डाउन द ग्रुप होता है, डाउन द पीरियड नहीं होता। वेन एवर वी गो डाउन द ग्रुप, तो साइज बढ़ता है। अब क्योंकि साइज बढ़ता है, इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कम हो जाता है। अब क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन पर कमजोर कम हो जाता है, तो वो मेटल बन जाते हैं। कहना क्या चाहता है कि जब भी किसी भी ग्रुप में, चाहे 15वां हो, 16वां हो, 17वां हो, 18वां हो, 20वां हो, ये पहला हो या दूसरा, जब भी हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम है ना, ये कहना चाहता है। अब दोबारा देख लेंगे। तो इसलिए आर्सनिक और एंटीमनी मेटलॉइड, बिस्मिथ क्या है, मेटल है। इसने क्या बताया आपको, आर्सनिक और एंटीमनी, ये क्या है, मेटलॉइड। बिस्मिथ क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, इन। तो इस ग्रुप में टोटल 5 एलिमेंट हैं, दो नॉन मेटल हैं, दो मेटलॉइड हैं, और एक क्या है, एक है मेटल। ठीक है जी। और किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का, जो भी हम ग्रुप पढ़ेंगे ना, उस ग्रुप का तो टॉप का एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ फ्लोरीन आएगा, और यहाँ नहीं। जो टॉप का एलिमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ये फ्लोरीन है, ये एफ नहीं है। क्योंकि वो सबसे छोटा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत है। कहना क्या चाहता है, दोबारा समझ लें कि जो भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे या पी ब्लॉक पढ़ेंगे या फोर इंस्टांस डी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले जितने नीचे वाली पार्टी हैं, एक तो इनमें से बहुत सारे रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे कम मिलते हैं, उनको सेपरेट करना भी मुश्किल है इन्वायरमेंट में। ये देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, गैसेस हैं, हवा में मिलती है। कहना क्या चाहता है कि किसी भी ग्रुप में जो टॉप का एलिमेंट है, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो फ्लोरीन है, इसमें नियोन है, जो टॉप का एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू पूरे ग्रुप में मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है नेचर में, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत है नेचर में, क्योंकि रेडियो एक्टिव भी नहीं है। समझे कि नहीं? यानी ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम जो ग्रुप पढ़वाने वाले हैं, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 4 ग्रुप पढ़ाएंगे। 2 पहले पढ़ा चुके हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको उस ग्रुप का पहला आदमी, पहला व्यक्ति जो कि नाइट्रोजन है, उसके बारे में काफी कुछ पता होगा। अब देख लो, मोलिकुलर 78% हवा का तो नाइट्रोजन है, और ये सोडियम नाइट्रेट की तरह मिलता है धरती पे, चिले, साल्ट पेट्री। और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में मिलता है, प्रोटीन में मिलता है। तो नाइट्रोजन हवा में 78% मिलता है, तो काफी अबंडेंटली अवेलेबल है। मतलब ये तो हम मान ही सकते हैं ना कि नाइट्रोजन तो हवा में है, तो उसकी अवेलेबिलिटी तो काफी है। मतलब टेबल का जो पहला, टेबल का नहीं कहेंगे, ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, उसकी रिएक्टिविटी कमाल की होती है, उसकी अवेलेबिलिटी कमाल की होती है, साइज छोटा होता है। ठीक है। दूसरा है फास्फेट। ठीक है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस भी मिलता है बॉडी में। ओके। तो आपके हड्डियों में मिलता है, कैल्शियम फास्फेट मिलता है बॉडी में। ठीक है ना, फ्लोरोपाइरिड मिलता है। ये फास्फोरस रोक भी होती है। तो ये कहना चाहता है कि एपेटाइट फैमिली है, कैल्शियम फास्फेट है, फ्लोरापेटाइट है, विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ फास्फेट रोक। फास्फोरस एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? हिस्सा। क्या होता है? हाँ, जिसके बिना बन नहीं सकता उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो फास्फोरस इज ए essential constituent of animals and plant matter. It is present in bones as well as in the living cells. Phosphoproteins are present in milk and egg. Arsenic, antimony, and bismuth are found mainly as a sulfide minerals. सल्फाइड से मतलब समझ रहे हैं हम? इसके पीछे आइड देख रहे हैं। आइड का मतलब है कि सल्फर तो होगा और ऑक्सीजन नहीं होगी। सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझ रहे हो? लेकिन सल्फेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, एट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन होगी। The important atomic and physical properties of this group element belong to this. ठीक है बंधु, तो आपको समझ में आ जाएगा
नंबर याद कर लेंगे। इस टेबल को 3 बार हाथ से बनाना है। कितने बार बनाना है? 2-3 बार हाथ से बनाओ। और फिर ये देखो, मास तो कम से कम याद होना चाहिए। इन तीन का, शुरू के तीन का तो याद कर ही लो। 14, 30, 74। ठीक है। अब आपको मैं दिखाना चाह रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि शुरू में स्पीड से घटी, 3.0 से 2.1 हुई क्योंकि साइज बढ़ा। और तीसरे वाले में साइज नहीं बढ़ा। जब साइज नहीं बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं घटी जितनी घटनी चाहिए। नहीं समझे? समझ गए ना कुछ? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज से लेना देना है। ठीक है। एक चीज और मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए, कि ये कहता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। पहला जो इलेक्ट्रॉन देगा 1400 के भाव में दे देगा, दूसरा जो देगा 2800 के भाव में दे देगा, तीसरा जो देगा 4500 के भाव में दे देगा। तो क्या इस नाइट्रोजन से, या मान लो इसमें देखो, देखो कि पहला इलेक्ट्रॉन से दूसरा महंगा है, दूसरे से तीसरा महंगा है। ठीक है। यहां भी पहले से महंगा दूसरा, दूसरे से महंगा तीसरा, पहले से महंगा दूसरा। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि ऐसा देखकर लगता है कि ये पहला इलेक्ट्रॉन ही दे। मतलब हमें पता है कि पहला 1400 का भाव दे देगा, दूसरा 2800 का भाव, और तीसरा 4500 का भाव। तो हम तीसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे ही क्यों? कभी लेना चाहिए क्या? हमें हिसाब से लेना ही नहीं चाहिए। महंगा इलेक्ट्रॉन है तीसरा ना। लेकिन क्या होता है, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो साइज बहुत घट जाता है, और फिर शेल चली जाती है ना। जब तक तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे तब तक शेल तो जाएगी ही। शेल तो तीसरा लेने से ही जाएगी ना। और शेल जाएगी तो साइज घटेगा। और जब साइज घटेगा तो एक चीज होती है चार्ज बाय वॉल्यूम। तीसरा इलेक्ट्रॉन जाते ही वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो डबल हो जाएगा। भाई एक पहला इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1400 के भाव में, दूसरा 2800, तीसरा 4500। इसमें देख लो 700 पहला है, दूसरा 1600, तीसरा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने पैसे इसको देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना बंधु? तो यहां देख करके ऐसा लग रहा है आपको कि तीसरा इलेक्ट्रॉन तो अभी खींचना ही नहीं चाहिए इससे। समझ में आया क्या? लेकिन होता क्या है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जब जाता है ना तो साइज कायदे से घटता है, तभी शेल जाएगी। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन शेल में रह गया तो शेल तो रहेगी बची हुई। और जब शेल रहेगी तो चार्ज बाय वॉल्यूम को बड़े से छोटा हो जाएगा ना। तो जब चार्ज बाय वॉल्यूम का रेशो बढ़ जाएगा, जब जब चार्ज बाय वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या कहता है देखो, हमने आपको पढ़ाया था, एक चीज को हम पढ़ाया था आपको, शायद भूल गए होंगे आप। वो है लेटिस एनर्जी, और एक और पढ़ाया था आपको हाइड्रेशन एनर्जी। याद है कि नहीं? और लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहता है कि जितना चार्ज बाय वॉल्यूम बढ़ेगा उतना लेटिस एनर्जी बढ़ेगी, उतना हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब क्या कहता है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन तो कायदे से खरीदना नहीं चाहिए,
लेकिन खींचना इसलिए पड़ता है कि उससे शेल जाती है, उससे साइज घटता है, साइज घटता है चार्ज वॉल्यूम बढ़ता है, और जब चार्ज में वॉल्यूम बढ़ता है तभी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, और तभी लेटिस एनर्जी भी बढ़ती है, तभी रिएक्शन पूरी होती है। वरना तीसरे इलेक्ट्रॉन आप क्यों लोगे, ले रहे हो ना, ठीक है, रिएक्शन तो पानी में हो रही होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो पड़ेगी। क्लियरिटी आएगी नहीं आई? तो हमें समझ में आया कि जब कोई रिएक्शन होती है ना, तो उस रिएक्शन में कई चीजें पार्ट करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। भाई व्यापार है ना, रिएक्शन क्या है, व्यापार है। देखो अभी समझाता हूं। Na और Cl मिले, तो Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, और क्या बन गया, Na प्लस बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो क्या बन गया, Na प्लस Cl माइनस, यही है ना। तो ये जब Na प्लस और Cl माइनस आपस में पास पास आएंगे, आवाज नहीं आ रही लगता है, तो तीन हिस्से हैं। जी, Na से Na प्लस बना, तो मेरे को पैसा देना पड़ा, मान लो मेरे 50 रुपए लग गए। जब इसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इसने 25 रुपए मेरे को वापस कर दिए, तो ये 50 मेरे लग गए थे प्लस, सिस्टम के लग गए तो माइनस। और जब यहां से निकलेगी, ये जब पास पास आएंगे तो 25। कहता है ऐसी कोई भी रिएक्शन पूरी टेबल में नहीं है, कम से कम आयनिक रिएक्शन तो टेबल में बिल्कुल नहीं है, जहां पर इस 25 से काम चल जाए। जब तक ये 75 रुपए नहीं मिलेंगे, रिएक्शन आपको फायदेमंद नहीं होगी। कहना क्या चाहता है, कहता है कि कोई भी आयनिक रिएक्शन जब तक लेटिस एनर्जी, दोबारा देखेंगे, Na ने बनाया Na प्लस, आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकाला, 50 रुपए लग गया आपकी जेब से, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपने क्लोरीन को बेच दिया, तो 25 रुपए मिल गए। अब ये जो सोडियम और क्लोरीन दूर दूर थे ना, अब जब ये पास आएंगे तभी तो NaCl बनेगा। तो जब पास आएंगे तो एनर्जी जो निकलेगी उसे बोलते हैं लेटिस एनर्जी, जो कि होगी -75। तब धंधा चमकेगा। क्या कहता है, कहता है कि जो भी आपका धंधा कर रहे हो, उसमें जो मेन इनकम सोर्स है ना, उससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और भी एनर्जी। तो आपको समझ में आया कि एक आयनिक रिएक्शन के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन खरीदना है, दूसरे को बेचना है, तो आपको आयनिक एनर्जी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चाहिए। लेकिन बिना लेटिस के या बिना हाइड्रेशन के आपकी रिएक्शन की बात नहीं बनेगी। तो वो लेटिस या वो हाइड्रेशन एनर्जी आती है, डिपेंड करती है चार्ज बाय वॉल्यूम, जिसे बोलते हैं हम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जब हाई होगी तभी लेटिस एनर्जी हाई निकलेगी, और लेटिस एनर्जी जब हाई निकलेगी तभी रिएक्शन होगी। अब हम वापस इस बात पे आ गए, आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था मैं कि ये कि आपको ये पहली दूसरी तीसरी कम से कम इनका प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए। मतलब डाटा याद नहीं करना है यहाँ पर, या कोई नंबर याद कर लिया आपने कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब पता होना चाहिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना बढ़ रही है, उछाल कितना है। ठीक है, ये आपको उम्मीद की जाती है आपको याद होगा।
और आपको थोड़ा थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले की तो याद होनी ही चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता हूं क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि ये कार्बन, ये क्लोराइड, इसमें ये साझे की दुकान है। ये कैसा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को क्लोरीन कितना खींच पाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट म्यूचुअल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। धंधे में धोखा देने को, दो पार्टनर ने धंधा खोला है, उस धंधे को अपनी तरफ खींचने की ताकत किसमें? दोनों पार्टनर में, आपस में। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट म्यूचुअल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसमें खींचम खाची चल रही है। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी यानी ग्रेडेस, इसकी आगे नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। यहाँ आयनिक रेडियस दिया है, रेडियस कहीं दिया है क्या? तो देख लेना। इलेक्ट्रिक कन्फर्मेशन की ये है NH2NP5, ये बताया भी था मैंने आपको। 15वां ग्रुप है। ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, 2 और 3। 5 दे भी सकता है और 3 ले भी सकता है। बनाने कितने हैं? 8 बनाने हैं ना भाई। ठीक है। अब कहता है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of these elements is ns2np3. The s orbital in these elements is completely filled. s पूरा filled है, p अपना half। ठीक है। मेकिंग एक्स्ट्रा हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, मुझे लगता है आपको पता होगा कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है जी। इसके अब बता रहा है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन देना तो मुश्किल है शुरू में। तो कम से कम टेबल का छोटा तो एटॉमिक रेडियस क्या है? अगर आनायन बनेगा तो साइज बढ़ेगा, कैटायन बनेगा तो साइज घटेगा। कोवेलेंट एंड आयनिक इन ए पर्टिकुलर स्टेट रेडियस इंक्रीज इन साइज डाउन द, जैसे साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और पूछना तो बता दो।